हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज ये हमारा फिफ्थ पार्ट है ऑफ एसएससी पीवाई की सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। निम्न में से कौन से फंडामेंटल राइट्स के साथ आर्टिकल 23 और 24 रिलेटेड। अब है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें हर सिटीजन को इंडिविजुअली कलेक्टिवली कुछ बेसिक फ्रीडम्स राइट्स मिले हुए, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। और वो टोटल 6 कैटेगरीज में, 6 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिफाइन किया गया। ठीक है। अब आर्टिकल 12 से 35 तक है ना, ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पार्ट थ्री के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री के आर्टिकल 12 से 35 तक इन 6 फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं, है ना। अब इनमें से हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि है 14 से 18 के बीच में, है ना। उसके बाद सेकंड है राइट टू फ्रीडम, ये है 19 से 22, सॉरी। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वो आता है 23 और 24 में। ठीक है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है 25 से 28 में। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना। तो ये आता है 29 और 30 में। और आखिरी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, है ना, ये आ जाता है आर्टिकल 32 में। तो ये 6 हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ना। अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि 23 और 24 किसके लिए। तो 23 और 24 है राइट टू एक्सप्लॉइटेशन के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। Which committee has proposed fine or punishment for non-compliance of fundamental duties? कौन सी कमेटी ने बताया था, प्रपोज किया था कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है एक इंसान की, उनका उनकी पालना नहीं करी जाती है तो उनके ऊपर एक फाइन या पनिशमेंट लगाया जाए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, है ना। और इनको ऐड करने का जो रिकमेंडेशन था वो दिया था स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाए। तो उसके तहत अमेंडमेंट लाया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जिसके बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। और यही वो कमेटी थी जिसने प्रपोज किया था कि भाई जो फंडामेंटल ड्यूटीज वो कंप्लाई नहीं करते हैं उनके ऊपर फाइन लगाया जाए या उनको पनिशमेंट दी जाए। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि भारत के संविधान में मेंशन किए गए हैं, उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हैं 11,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। अब वो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? पहली है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन पहली हो गई। दूसरी है फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये दूसरी हो गई। तीसरी है प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की इंटीग्रिटी की रक्षा करना। चौथी हो जाती है डिफेंड द कंट्री, अपने देश की रक्षा करना, है ना? ये चौथी हो गई। पांचवी है स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ये हो गई पांचवी। छठी हो जाएगी प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, है ना? सातवीं हो गई प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट। आठवीं है डेवलप साइंटिफिक, ठीक है। नाइन्थ हो जाएगी सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। टेंथ हो गई स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। इलेवेंथ हो जाएगी ड्यूटी टू ऑल पेरेंट्स या गार्जियंस, कि वो अपने बच्चे जो हैं 6 से 14 साल के उनको स्कूल भेजे, है ना? तो ये हमारी 11वीं ड्यूटी है। तो ये थी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि संविधान में बताई गई है। आंसर हमारा है ऑप्शन बी 11। Which part of the Indian Constitution contains the idea of the welfare state? वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है वो कौन से पार्ट में, भारत भारत के संविधान के कौन से पार्ट में बताया गया? तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स होते हैं ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो कि पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में बताए गए हैं, उसमें जो है वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया होता है, वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है वो बताया गया है। अब आर्टिकल्स की बात की जाए तो इसमें आर्टिकल आ जाते हैं 36 टू 51। पार्ट 4 में 36 टू 51 आर्टिकल जो है वो बात करते हैं स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में, जिसमें आगे चल के हमें वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 बात करता है कि स्टेट जो है उसको लोगों का जो उसके स्टेट के जो लोग हैं उसके वेलफेयर के बारे में सुनिश्चित करना है, प्लस जो सोशल ऑर्डर है ना, उसको भी बचाना है। ठीक है, सोशल ऑर्डर है उसको भी मेंटेन करके लोगों का उत्थान भी करना है, जिसमें जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें भी
इंक्लूड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वेलफेयर स्टेट का आइडिया जो है वो कौन से पार्ट में है, तो वो है पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Which of the following articles mentions a uniform civil code throughout India? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये लोगों सिटीजन्स को लेके जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना वो बताया गया है आर्टिकल 44 में। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 44। आर्टिकल 39 बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो कि स्टेट को फॉलो करनी है। ठीक है, ये आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 50 में बात की गई है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, है ना, ये आ जाता है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 40 की बात की जाए तो उसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, वो आती है आर्टिकल 40 में। इसके अलावा एक होता है आर्टिकल 39 का ही पार्ट है, सब पार्ट है 39A, जिसमें बात होती है इक्वल जस्टिस की और वी लीगल एड की भी, है ना। ये होता है आर्टिकल 39A में। एक आ जाता है आर्टिकल 41, इसमें आता है राइट टू वर्क, ये आ जाता है आर्टिकल 41 में। एक हो जाता है आर्टिकल 42, ठीक है, इसमें आता है, इसमें प्रोविजंस बताए गए हैं ना ऑफ ह्यूमन कंडीशन जो होती है ना, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, अच्छी ह्यूमन कंडीशंस और जो काम की होती है ना वो आर्टिकल 42 में बताई गई है। और मैटरनिटी रिलीफ जो होता है वो भी इसी आर्टिकल में बताया गया। तो हमसे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछा गया था, तो वो आंसर है आर्टिकल 44, ऑप्शन डी। Which of the following have been constituted under आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किसका गठन आर्टिकल 280 के तहत हुआ है संविधान के? तो आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो है आर्टिकल 280। अब फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये रिकमेंड करता है कि जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं ना उनको सेंटर और स्टेट प्लस स्टेट और स्टेट के बीच में कैसे बांटा जाए। टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा, किस प्रोपोर्शन में होगा, वो सब जो है वो इस फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर होता है वो होता है 5 साल। इसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रेसिडेंट कह लीजिए या चेयरपर्सन कह लीजिए, इनके अलावा 4 मेंबर और होते हैं। ठीक है, टोटल 5 मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में। और अगर बात की जाए इनकी जो रिकमेंडेशंस होते हैं ना वो सिर्फ एडवाइस होते हैं, ये सिर्फ एडवाइस है, ये बाउंडेशन नहीं होते कि केंद्र सरकार को इनको फॉलो ही करना है, ये सिर्फ एक एडवाइस दी जा रही है। और सबसे पहली जो फाइनेंस कमीशन थी वो बनी थी 15 नवंबर 1951 में। 15 नवंबर 1951 में सबसे पहली फाइनेंस कमीशन बनी थी। और उस टाइम जो चेयरमैन थे वो थे केसी नियोगी जी।
केसी नियोगी जी उस टाइम के पहले फाइनेंस कमीशन थे, फाइनेंस कमिश्नर थे, है ना। और करंट की बात की जाए तो 16th फाइनेंस कमीशन है, जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये करंट फाइनेंस कमीशन जो है 16th, उसके प्रेसिडेंट। और ये जो कमीशन होती है ना, ये प्रेसिडेंट ऑर्डर से बनाई जाती है। ये प्रेसिडेंट ऑर्डर से बनती है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद ही इसका गठन होता है। तो आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है? फाइनेंस कमीशन से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइनेंस कमीशन। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ इंडिया वॉज हेडेड बाय। सबसे पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन जो थी, उसके हेड कौन थे? तो ये जो कमीशन थी ना, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनी थी। बनी कब थी? 29 जनवरी 1953 को। 29 जनवरी 1953 को पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेकर जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काका कालेकर। आफ्टर इंडिपेंडेंस, when was the first when was the National Development Council constituted? नेशनल आजादी के बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाई गई थी? तो ये जो काउंसिल थी ना, इसको बनाने का जो मेन मोटिव था, वो ये था कि जो भी स्टेट के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, स्टेट के जो रिसोर्सेज है ना, उनको कैसे अच्छे से यूज किया जाए, या उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इस चीज के लिए इस काउंसिल का गठन किया गया था। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट कह लीजिए या चेयरपर्सन जो होते हैं इसके ना, चेयरमैन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हेड्स द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और बनी कब थी? ये बनी थी 6 अगस्त 1952। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1952। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। तो जैसे कि आपको पता है कि पार्लियामेंट में अलग अलग टाइप की कमिटीज होती हैं, उनमें से एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है ना, वो एग्जामिन करती है जो भी सीएजी, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो कहते हैं, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती है ना, उनको एग्जामिन करने का काम ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। ये इनमें से ये तीन जो रिपोर्ट्स होती हैं, तीन रिपोर्ट्स को, सॉरी, तीन रिपोर्ट्स को बेसिकली ये एग्जामिन करते हैं। पहली हो जाती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सेकंड हो जाती है फाइनेंस अकाउंट्स, और तीसरी हो जाती है पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो इन तीन रिपोर्ट्स को एग्जामिन, ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। अब पीएसी में टोटल 22 मेंबर, पीएसी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 रेशियो होता है 15 और 7 का। तो 15 मेंबर हैं वो हैं लोकसभा के, ठीक है, और 7 मेंबर जो है वो है राज्यसभा के। ठीक है, तो 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। टोटल 22 मेंबर होते हैं इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। अब लोकसभा की बात की जाए तो ये हमारा हो जाता है लोअर हाउस, और राज्यसभा हमारा हो जाता है अपर हाउस। और तो ये 22 मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाते हैं। और चेयरमैन की बात की जाए कि इसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है,
इसके चेयरमैन का जो सिलेक्शन होता है वो होता है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। Which article states that it is the duty of the central government to protect all Indian states from internal and external aggression? कौन सा आर्टिकल में बताया गया है कि ये केंद्र सरकार का की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय राज्यों की सुरक्षा करे? तो ये जो आर्टिकल है ये हो जाता है ऑप्शन आर्टिकल 355, ऑप्शन सी। 355 में बताया गया है कि केंद्र सरकार सुनिश्चित की जिम्मेदारी है कि भारतीय राज्यों की सुरक्षा की जाए। अब 353 आर्टिकल जो है वो होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी से डील करता है आर्टिकल 353। 356 जो होती है वो डील करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट्स की, है ना, अगर वो फेल हो जाए तो उसके प्रोविजन क्या है। 358 डील करता है कि जो आर्टिकल 9 में के जो प्रोविजंस है, आर्टिकल 19 के जो प्रोविजंस है ना, उनका सस्पेंशन, ठीक है, उनका सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो भी आर्टिकल 19 के प्रोविजंस है उनका सस्पेंशन ये इससे डील करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हो गए। आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, आर्टिकल 356 जो है भारतीय संविधान का, वो किस चीज से डील करता है? तो हमारे संविधान में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ना कि अगर उनको लग रहा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो चाहे तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो चाहे तो राज्य की सरकार को सस्पेंड कर सकता है, प्लस प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है उस स्टेट में, प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकता है। ये होगा किस केस में? अगर प्रेसिडेंट को लगता है, वो सेटिस्फाइड है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें राज्य सरकार जो अपना काम है वो भारतीय संविधान के अधीन न होकर कर रहा है, तो इस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर दे, है ना, और उस पर प्रेसिडेंट रूल लगा दे। तो यहाँ हमसे पूछा गया ये जो पावर होती है वो आर्टिकल 356 में बताई गई है ना? तो हमारा आंसर हो जाएगा इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट्स, ऑप्शन बी। अब ये जो रूल होता है ना, इसको स्टेट इमरजेंसी कह लीजिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नाम से भी जाना जाता है। ये इन दो नामों से भी जाना जाता है ये सिचुएशन जो होता है प्रेसिडेंट रूल का राज्यों पे। Molten rock below the surface of the earth is called, धरती की सतह के नीचे जो पिघला हुआ लिक्विड होता है, लिक्विड या मोल्टन रॉक जो होता है, सेमी लिक्विड रॉक जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मैग्मा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये मैग्मा ही है जो कि जो क्रस्ट होता है ना अर्थ के अंदर, उसमें होल करके क्रैक्स करके वोल्केनिक इरप्शंस को का अंजाम देता है, ठीक है। तो जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, उनमें एक मेजर हाथ इस मैग्मा का भी होता है। जब मैग्मा अर्थ की सरफेस से इरप्ट होता है ना, और धरती पे फ्लो कर जाता है, तो उसको कहा जाता है लावा।
ठीक, उसको उस टाइम पे कहा जाता है लावा। और मैग्मा जो है वो बेसिकली वाटर वेपर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, इन तीनों से मेनली ये जो गैसेस होती हैं वो इसमें मिलती हैं। Which of the following mountain was formed when molten rock from the depth of the earth rose from the crust and piled up on its own? कौन से माउंटेन रेंज हैं जो तब बने थे जब जो मॉल्टन रॉक है वो धरती की गहराइयों से इरप्ट हुआ था और एक दूसरे के ऊपर जमा होके, है ना, उसने एक माउंटेन का शेप ले लिया था। ये जैसे इरप्शन होता है ना, तो कब हुआ था कि ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर जो मोल्टन रॉक है ना वो जमा हो गया था, बहुत सारे निकले होंगे और वो एक दूसरे के ऊपर जमा हो गए। तो ये जो है ना माउंटेन की जिनकी बात की जा रही है वो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, ये एट द हाइट ऑफ 5895 मीटर, 5895 मीटर ऊंची पहाड़ी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी है ये, और ये स्नो से ढकी हुई है ना, जो टॉप है वो स्नो से ढका हुआ है। ये इसको स्नो कैप्ड वोल्केनो भी कहा जाता है। ये स्नो से ढकी हुई है और अंदर एक वोल्केनो है। और तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। अगर देश की बात की जाए तो देश है तंजानिया। तंजानिया में ये लोकेटेड है, माउंट किलिमंजारो, है ना। और तंजानिया की कैपिटल की बात की जाए तो वो हो जाता है डोडोमा। डोडोमा तंजानिया का कैपिटल है। करेंसी की बात की जाए तो तंजानियन शिलिंग, तंजानियन शिलिंग यहाँ की करेंसी हो गई। अब इनमें से एक और माउंटेन रेंज है उरल, जो कि रशिया में पाया गया। ये दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। ये दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जितने भी माउंटेन रेंज है ना उनमें सबसे पुराना उरल ही है। ठीक है, ऐसे ही एक एल्प्स है। एल्प्स जो है ना ये बने थे जब अफ्रीका और यूरेशियन टेक्टोनिक्स प्लेट जो थी ना वो आपस में टकराई थी, तब एल्प्स जो पहाड़ हैं वो बने थे जो कि यूरोप में लोकेटेड है। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर कॉल्ड। अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है वेल्ड नाम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल्ड। अब डाउन्स की बात की जाए तो वो है ऑस्ट्रेलिया का, है ना, ऑस्ट्रेलिया का। पेरियर की बात की जाए तो वो हो जाता है यूएसए का। पैम्स की बात की जाए तो वो है अर्जेंटीना। ऐसे ही एक होता है स्टेप्स, वो होता है यूरोप में। ठीक है, और वेल्ड तो मैंने बता ही दिया, अफ्रीका या कह लीजिए साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है उनको कहा जाता है। तो ये कुछ नाम थे, अलग अलग नाम थे जिनसे ग्रासलैंड को जाना जाता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज। ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है? तो होता क्या है ना कि जो एटमोस्फेयर है ना
उसको 4 लेयर्स में बांटा गया। एटमॉस्फेयर को 4 लेयर में बांटा गया। एक हो जाता है ट्रोपोस्फेयर, एक है स्ट्रेटोस्फेयर, एक है मीसोस्फेयर, और एक है एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। इनमें जो है एटमॉस्फेयर बटा हुआ है। अब हाइट की बात की जाए तो ट्रोपोस्फेयर मिलता है 0 to 13 किलोमीटर पे, स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है 13 to 50 किलोमीटर पे, मीसोस्फेयर है 50 to 80 किलोमीटर, और एक्सोस्फेयर है 80 to 500 किलोमीटर। ये हाइट हो जाती है कि इतनी इतनी ऊंचाइयों पे ये लेयर मिलती है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, वो भी कम होती जाएगी। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर जो है वो कौन कितनी हाइट पे मिलता है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए 13 किलोमीटर। एक और चीज, एक होता है ओजोन लेयर, हमने बहुत सुना होगा। ओजोन लेयर जो है ना, वो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस आर मेन पार्ट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? तो धरती जो है ना, वो एक कवर किया हुआ है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसके आसपास एक कवर है और डिफरेंट अलग अलग तरह की गैसेस का। ठीक है, अलग अलग तरह की जो गैसेस है वो मिलके एक शील्ड टाइप बनाती हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें हर तरीके की गैस मिलती है, और इन गैसेस की कहा जाता है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है ना, उसके कारण ये गैसेस एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक साथ मतलब अटैच हैं। अब इसमें हमें अलग अलग तरीके की गैस मिलती है, जैसे कि हमें मिलता है नाइट्रोजन, हमें मिलती है ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार तो मेन है, ये चार सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलती हैं। इसके अलावा हमें नियॉन, हीलियम, और क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, ठीक है, ये गैसेस भी हमें कुछ कुछ छोटी छोटी मात्राओं में मिलती है। तो पर ये जो चार है ना, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। और जैसे नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन मिलती है 78.08% पे। ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन का बना हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है। ठीक है, आर्गन है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.003%। ये कंपोजिशन है अलग अलग गैस का। तो जैसे कि आपको परसेंटेज से पता पड़ रहा है कि जो दो सबसे मेन पार्ट है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती हैं, ऑलमोस्ट 98.9 के लीजिए, ऑलमोस्ट 99% जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप रीजन वेरीज बिटवीन डैश। तो जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है ना, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशन की जो बेसिन होते हैं ना, उनको कवर करने का काम करती है। और इनकी जो गहराई है वो 200 से 3000 मीटर तक होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 to 3000 मीटर। अगर इस झुकाव की बात की जाए, इनका जो ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट हो जाएगा 2 से 5 डिग्री का। ये इतनी स्लोप होती है यहाँ पे, जो स्लोप रीजन है वो 2 से 5 डिग्री तक का होता है।
पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल सिटी ऑफ, पोर्ट ऑफ स्पेन कौन सी कंट्री का कैपिटल? तो पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल है त्रिनिदाद एंड टोबागो का। त्रिनिदाद और टोबागो का कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ऐसे ही सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो इसका कैपिटल हो जाता है रियाद। रियाद सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो वो है पियोंग यांग। पियोंग यांग नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है। और चेक रिपब्लिक की बात की जाए तो वो है प्राग। प्राग चेक रिपब्लिक का कैपिटल सिटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड कैपिटल्स हो गए स्ट्रैटेजी के। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड का कैपिटल क्या है? तो फिनलैंड का जो कैपिटल है ना वो है हेलसिंकी। ऑप्शन बी हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल है। अब तशकेंत की बात की जाए तो वो है उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो है तशकेंत। हेलसिंकी जैसा कि मैंने बताया फिनलैंड का हो जाएगा। बर्न की बात की जाए तो बर्न है स्विट्जरलैंड का, है ना। और डबलिन की बात की जाए तो डबलिन है आयरलैंड का। ये कुछ और कंट्रीज एंड कैपिटल हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द आइलैंड ऑफ पर्ल? आइलैंड ऑफ पर्ल के नाम से किस कंट्री का कौन सी कंट्री फेमस है? तो आइलैंड ऑफ पर्ल जो है वो बहरेन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बहरेन जो है ना वहां पे पर्ल प्रोड्यूसिंग फिश जो होती है, पर्ल प्रोड्यूसिंग फिश जो होती है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसके कारण बहरेन का जो सबसे पुराना और सबसे मेन एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स है वो पर्ल फिशिंग ही है। पर्ल फिशिंग यहाँ का मेन सोर्स है इनकम का। ठीक है। और अगर देखा जाए तो बहरेन में पर्ल फिशिंग हुई है ऑलमोस्ट 2000 सालों से। 2000 सालों से यहाँ पे पर्ल फिशिंग की जा रही है। ये तो आइलैंड ऑफ पर्ल की बात की जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा बहरीन। कुछ और भी देख लेते हैं निक नेम्स अलग अलग कंट्रीज को जो दिए गए हैं। जैसे एक होता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है थाईलैंड को। डार्क कॉन्टिनेंट है वो कहा जाता है अफ्रीका को। एक होता है शुगर होल ऑफ वर्ल्ड, वो है क्यूबा। और वहीं कहा जाएगी कॉफी होल ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है ब्राजील। ब्राजील कॉफी बोल ऑफ द वर्ल्ड हो गई। सिख मैन ऑफ यूरोप देखा जाए तो वो है टर्की। सिख मैन ऑफ यूरोप देखा जाए की बात की जाए तो वो हो जाता है टर्की। ये कुछ निक नेम्स और उन्हीं को उनसे रिलेटेड कंट्रीज भी हो गई। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया था आइलैंड ऑफ पर्ल कौन सा है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी बहरीन। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की क्लास जो है वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।